नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपके लास्ट डे एग्जाम हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2021 का 12 अगस्त को। अंतिम शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट हो वो सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं। आने वाली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल या फिर वीडियो रहने वाला है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। ये सभी थर्ड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए एग्जाम से पहले ही पता चल जाए ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकेंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं, आपके लिए जो भी सूटेबल पास है। यदि इसमें आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए या तो आप टेक्स्ट बुक ऐप से ये बाई कर सकते हो या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से भी आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हुए जो भी आपके लिए सूटेबल पास रहता है 1 वर्ष 2 वर्ष का, वो आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। जो भी एग्जाम्स हैं सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट डे यानी 12 अगस्त में पूछे गए थर्ड शिफ्ट में सभी जीके के सवाल। देखिएगा पहला सवाल, जीएमआर और जेएसडब्ल्यू किस आईपीएल टीम के स्पॉन्सर है? तो जीएमआर ये दिल्ली कैपिटल के स्पॉन्सर कंपनी हो जाएगी। आईपीएल टीम है जो दिल्ली कैपिटल है उनकी स्पॉन्सर है जीएमआर और जेएसडब्ल्यू। भारत में म्यूचुअल फंड को कौन विनियमित करता है? म्यूचुअल फंड को कौन विनियमित करता है? तो आप कहेंगे सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा जो भी इक्विटी मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, केस मार्केट जिसमें आपके निफ्टी 50 हो गया और सेंसेक्स जो बीएससी का इंडेक्स है जो ट्रेडिंग होती है, इन सभी को रेगुलेट कौन करता है? एनएससी बीएससी, जो सभी ये सेबी के ही अंडर में है, सेबी ही सारे नियम बनाती है। सेबी का मतलब है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, तो इनके द्वारा ये सभी ट्रेडिंग वगैरह है, शेयर मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आ जाता है। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टिंग ही होती है शेयर मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। मांड गायकी किस राज्य की प्रचलित है? ठीक है, मांड गायकी है ये राजस्थान की। रिपीट सवाल हुआ है, मांड गायकी आप कहेंगे राजस्थान की है। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस आर्टिकल में वर्णित है? तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है आर्टिकल 60 के अंतर्गत आपको वर्णन मिलेगा। और जो अनुच्छेद 60 कहता है कि प्रत्येक राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध जो सबसे ज्येष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके समक्ष वो शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 60 में ये वर्णित है। तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान आर्टिकल 60 का आपको पूछा गया है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में किसे नहीं शामिल किया गया है? तो आईसीसी के द्वारा क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में टोटल 3 खिलाड़ी यहाँ पर शामिल हुए हैं। इन 3 खिलाड़ियों का नाम है जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टाइलेकर है। जैक्स कैलिस जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जहीर अब्बास और लिसा स्टाइलेकर हैं। ये महिला खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। इनके रिकॉर्ड की बात करें तो जैक्स कैलिस है टेस्ट और वनडे दोनों में 10,000 रन बनाने, साथ ही साथ 250 विकेट लेने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हो जाएंगे दोनों कारनामे करने वाले। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जहीर अब्बास वनडे में लगातार 3 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। लिसा स्टाइलेकर 2005 और 2013 महिला विश्व कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम के हिस्सा थी, तो इनको शामिल किया गया है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के अंतर्गत। ये 2020 में ऐड हुए हैं। वैसे इससे पहले एक एनटीपीसी एग्जाम में सवाल आया था कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल छठे भारतीय प्लेयर कौन है? तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर को 2019 में शामिल किया गया था। प्रथम भारतीय क्रिकेटर जिन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है तो वो है दोस्तों बिशन बेदी, सुनील गावस्कर और कपिल देव। इन तीनों को 2009 में किया गया है। अनिल कुंबले को 2015 में, राहुल द्रविड़ को 2018 में, सचिन तेंदुलकर को 2019 में। ये सभी खिलाड़ी हैं जो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इंडिया की तरफ से हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है अलवर, राजस्थान में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। राष्ट्रीय जो राइफल एसोसिएशन है इसकी स्थापना है
1951 में। और इनके प्रथम अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर थे, यही NRAI यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक थे और पहले अध्यक्ष भी थे। वर्तमान में NRAI के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रणिंदर सिंह हैं, अध्यक्ष हैं, और DV सीताराम राव हैं, ये हैं महासचिव। देखिए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अलग हैं और जो असम राइफल्स हैं ये अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना 1835 में हुई है और भारत का सबसे पुराना ये पैरामिलिट्री या फिर अर्धसैनिक बल कहेंगे तो वो असम राइफल हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाचार पत्र समूह जिसका नाम है पत्रिका, तो पत्रिका की ओर से निर्मित पत्रिका गेट का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कहाँ पर किया है? पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जहाँ पर ये पत्रिका का ऑफिस है वहीं पर पत्रिका गेट का उद्घाटन है सितंबर 2020 में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो फोटो सिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस है वो मुक्त होती है। रिएक्शन आप देख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके दौरान 4 जो प्रमुख महत्वपूर्ण घटक कौन सा नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रमुख घटक हैं पानी यानी वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है। ठीक है, तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है तो उस केस में एक तो एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 का निर्माण, साथ ही साथ O2 गैस है बाई प्रोडक्ट यहाँ पर मुक्त होती है। आपको पूछा कौन सी गैस रिलीज होती है तो आप कहेंगे ऑक्सीजन है। ये रिएक्शन रहती है 6CO2 6H2O के अणु या फिर वो बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, साथ ही साथ ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होगी। कौन सी शिराएं पेशी से घिरी हुई नहीं रहती हैं? तो यहाँ पर आपको सुपरफेशियल वेनिस का पूछा है। जो सतही शिराएं होती हैं वो गहरी शिराओं के समान वाल्व तो होते लेकिन पेशी से घिरी नहीं रहती हैं। उसमें मसल्स की सराउंड नहीं होगी, उनके आर पार या फिर चारों ओर मसल्स नहीं होगी। और बाकी एक वेरिकोज वेंस भी आपको ऑप्शन मिला होगा। वेरिकोज वेंस की बात करें तो नीली आपको पूछ ले कि नीली या फिर बैंगनी रंग की नसें कौन सी होती हैं? जो मुड़ी हुई होती हैं। और ये जो नसें होती हैं त्वचा की सतह के नीचे आपको उभरी हुई, जैसे कि काफ़ी बार होता है बहुत से व्यक्तियों के पैर के पीछे की ओर ऐसे उभरी हुई मुड़ी हुई नीले रंग की नसें रहती हैं, वो आपके वेरिकोज वेन उसे कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, डोगरी किस क्षेत्र की भाषा है? जम्मू कश्मीर की भाषा है। एग्जाम में पूछा जाता है डोगरी को कब किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय जो 8वीं अनुसूची है संविधान के उसमें शामिल किया गया है? तो बोडो, डोगरी और मैथिली सांथली इन 4 भाषाओं को 2003 में 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ऐड किया गया है। तो ये संविधान में जो ऐड हुई है 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये हुई है दोस्तों 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब देखिए आपको डोगरी पूछा है जम्मू कश्मीर में, तो बोडो भाषा है ये असम की आधिकारिक जो ऑफिशियल भाषा हैं उनमें से एक बोडो भी है। मैथिली भाषा है बिहार, झारखंड और नेपाल क्षेत्र में बोली जाती है। और जो संथाली हैं ये असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा और बंगाल में बोली जाती हैं। अगला सवाल लिखिए यहाँ पर, जलोढ़ मिट्टी के बारे में सही कथन कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी एल्वियल्स आपको सॉइल के बारे में पूछा गया है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है। पुरानी को बांगर हैं और जो खादर हैं वो नई रहती है। नई जलोढ़ मिट्टी है वो खादर रहेंगी और बांगर हैं वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे अधिक मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है भारत में जो पाई जाती है। और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी ये जलोढ़ी है, 43% जो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा है नदियों के द्वारा काट कर लाई जाती हैं। और जलोढ़ मिट्टी स्पेशली भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा है ये गंगा के मैदान जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के साथ साथ गुजरात के उत्तरी भागों में 43% जो क्षेत्रफल में आप कह सकते हो पाई जाती है जलोढ़ है। ये देख सकते हो ये सारी जलोढ़ मिट्टी है। जो ये वाला थोड़ा लाइट में ग्रीन कलर है वो सारा जलोढ़ मिट्टी है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्यों के द्वारा मौलिक अधिकार के तहत प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है? तो फ्री का और कंपलसरी एजुकेशन है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 21A ऐड हुआ। तो 21A आर्टिकल क्या कहता है कि प्राथमिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बनाया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे जो आपको पूछा है इन सभी को राज्य के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में
में प्राथमिक शिक्षा है वो मुफ्त देने का प्रावधान है। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक है ये 2009 का, जो संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को पारित हुआ था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? ठीक है, तो आप कहेंगे बंगाल का विभाजन तो हुआ था 1905 में, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसका रिजल्ट रहा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा हो गई थी, उसके बाद में नेक्स्ट मंथ। सितंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो किसे बनाया गया है? समीर कुमार खारे को बनाया गया है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं जो भारतीय समीर कुमार खारे हैं, इनको बनाया गया है। साथ ही साथ ये तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए थे। इसके अलावा जो विश्व बैंक का ग्रुप है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक है वो राजेश खुल्लर को बनाया गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष वर्तमान में है वो मासुगु अस्कावा है, तो मासुगु अस्कावा है 17 जनवरी 2020 को एडीबी के अध्यक्ष बने हैं। और समीर कुमार खारे हैं वर्तमान में कार्यकारी निदेशक। साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बने हैं राजेश खुल्लर बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये टारगेट रखा गया है 2022 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम था इंदिरा आवास योजना है, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 1985 में शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में मोदी जी ने की है। अगला सवाल, किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है और इसकी स्थापना है 9 नवंबर 2000 को हुई? 2 हिंट दिए गए हैं। स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। साथ ही साथ इसे कहा जाता है देवभूमि। तो आप कहेंगे ये राज्य की बात हो रही है उत्तराखंड की। 3 राज्य हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तीनों की स्थापना 2000 में हुई है। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से, उत्तराखंड ही उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। और 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, इनकी स्थापना 1987 में। हमेशा कितने में बताता रहता हूँ ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम याद रखिएगा 1987 में। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 1972 में हुई है। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों विलय होकर यूटी बने हैं 26 जनवरी 2020 को। अगस्त 2020 में 14वीं रक्षा नीति वार्ता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के मध्य आयोजित की गई है? तो 14वीं रक्षा नीति वार्ता जो अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और सिंगापुर के मध्य हुई है, जिसकी सह अध्यक्षता की गई है रक्षा सचिव जो भारत के डॉक्टर अजय कुमार और स्थायी सचिव रक्षा के सिंगापुर के श्री चान हैंग ने ये सह अध्यक्षता के रूप में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और सिंगापुर के मध्य 14वीं रक्षा नीति वार्ता डायलॉग हुआ है 2020 में। और भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी हुई है, ये भारत और अमेरिका के मध्य। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क का कौन सा उदाहरण नहीं है? पी-रोम और साथ ही साथ ब्लू-रे डिस्क, CD-रोम, DVD ये ऑप्शन थे। तो इनमें से दोस्तों पी-रोम है, PROM है, ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एक ऑप्टिकल डिस्क से डाटा पढ़ने या फिर डाटा लिखने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करता है। PROM में नहीं होता। ब्लू-रे डिस्क है, CD में, DVD में लेजर लाइट का उपयोग करते हुए रीड होता है डाटा। तो इसमें प्रमुख रूप से CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क के तीनों ही शामिल रहती हैं। सबसे तेज गणना करने हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसे मिला है? तो हु गॉट द फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटेशन हॉनर फ्रॉम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है दोस्तों। शकुंतला देवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा सबसे तेज मानव संगणना प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। 28 सेकेंड में इन्होंने 13 अंक की संख्या को सफलतापूर्वक गुणा करके ये सफलता हासिल की है। ये लंदन यूके में आयोजित हुई थी। 2 यादृच्छिक है, कोई भी ऐच्छिक रैंडमली संख्याओं को लेकर इन्होंने गुणा किया था, वो भी 28 सेकेंड में रिकॉर्ड बनाते हुए। किसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या फिर केबल से डाटा भेजने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर को प्रयोग किया जाता है टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के लिए मोडेम का प्रयोग होता है दोस्तों। मोडेम यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा डैम का मतलब। विदेशी यात्री और संबंधित देश कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यात्री कहाँ से था? उसमें से एक ऑप्शन आपके पीटर मुंडी दे रखा था, जो चाइना ऑप्शन दे रखा था, ये गलत है। पीटर मुंडी यूके से थे यानी ब्रिटेन से थे। ये कॉर्नवाल यूके से संबंधित यहाँ पर विदेशी यात्री थे। बाकी इब्न बतूता मोरक्को के थे, अल बरूनी उज्बेकिस्तान के, निकोलो दे कॉन्टी हैं इटली से थे। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे, जो मोरक्को के यात्री थे। मार्को पोलो देखिए वेनिस के यात्री थे, ऑप्शन में तो नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट है, मार्को पोलो वेनिस के थे। अल बरूनी था आपके उज्बेकिस्तान के, ख्वारिज्म से ये बिलोंग करते हैं और महमूद गजनवी के समय भारत की यात्रा इन्होंने की थी, और ये तो की थी आपके अल बरूनी ने महमूद गजनवी के समय। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की है।
चीनी यात्री फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। चीनी यात्री हेवेन सांगे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो ये आपको याद रखना है कि फैयान है चंद्रगुप्त द्वितीय, हेनसांग के शासनकाल में हर्षवर्धन आए थे। मैगस्थनीज यूनानी जो शासक हैं सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में ये भारत आए थे। अगला सवाल, रतौंधी एवं सूखा रोग किस विटामिन से, दोनों ही अलग अलग आपको दे रखे हैं। रतौंधी रोग है विटामिन ए की कमी से, सूखा यानी जो रिकेट्स हो जाता है डी की कमी से, सी से स्कर्वी है, B6 B12 से एनीमिया होता है, ई से जनन शक्ति का कम, विटामिन के से रुधिर का स्राव होता है यानी थक्का नहीं बनता है, विटामिन B3 त्वचा पर दाद, B7 लकवा है। अब एक सवाल थोड़ा अस्पष्ट है, सॉइल फॉर्मेशन से था जिसकी टोपोलॉजी ऑप्शन दे रखा था, एग्जैक्ट क्या सवाल था यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ फाइल आपको यदि चाहिए, मतलब जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं CHSL के, एक तो आपके लॉकडाउन से पहले बीच में एग्ज़ाम आपको पता है स्थगित हो चुके थे, तो वो भी आपके अप्रैल मंथ में हुए थे। साथ ही साथ इसी मंथ के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैं वेबसाइट पर आप विजिट करते रहना, 1-2 दिन में अपडेट मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, पीडीएफ फाइल वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।